इसमें दो तीन बातें ख्याल में ले लें। एक तो आज से अगर हम 3000 साल पीछे लौट जाएं और यही सवाल मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि उसे शूद्र के घर पैदा हुआ हो तो शूद्र का काम ही निभाना चाहिए। लेकिन आज ये न कहूँगा। कारण है, जब भारत ने वर्ण की इस व्यवस्था को वैज्ञानिक रूप से बांटा हुआ था, विभाजन स्पष्ट थे, शूद्र क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण के बीच कोई आवागमन न था, कोई विवाह न था, कोई यात्रा न थी, खून अमिश्रित अलग अलग था। तो जैसे ही कोई आत्मा मरती उसे चुनने के लिए स्पष्ट मार्ग थे। मरने के बाद एक आत्मा जैसे ही मरती वो अपने गुण कर्म के अनुसार शूद्र के घर पैदा होती या ब्राह्मण के घर पैदा होती। भारत ने आत्मा को नया जन्म लेने के लिए चैनल्स दिए हुए थे जो पृथ्वी पर कहीं भी नहीं दिए गए। इसलिए भारत ने मनुष्य की आत्मा और जन्म की दृष्टि से गहरे मनोवैज्ञानिक प्रयोग किए जो पृथ्वी पर और कहीं भी नहीं हुए। जैसे कि एक नदी बहती है, नदी का बहना और है अनियंत्रित, फिर एक नहर बनाते हैं हम, नहर का बहना और नियंत्रित और व्यवस्थित। भारत ने समाज के गुण कर्म के आधार पर नहरें बनाई, नदियों की जगह, बहुत व्यवस्थित। उन व्यवस्थित नहरों का विभाजन इतना साफ किया कि आदमी मरे तो उसकी आत्मा को चुनाव का सीधा स्पष्ट मार्ग था कि वो अपने योग जन्म को ग्रहण कर ले। इसलिए बहुत कभी ऐसा होता कि करोड़ में एक शूद्र ब्राह्मण के गुण का पैदा होता। कभी ऐसा होता कि करोड़ में एक ब्राह्मण शूद्र के गुण का पैदा होता। अपवाद के लिए नियम नहीं बनाए जाते, और जब कभी ऐसा होता तो उसके लिए नियम की चिंता करने की जरूरत नहीं होती थी। कोई विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण में प्रवेश कर जाता, कोई नियम की चिंता न थी, क्योंकि जब कभी ऐसा अपवाद होता तो प्रतिभा इतनी स्पष्ट होती कि उसे रोकने का कोई कारण न होता था। लेकिन वो अपवाद था, उसके लिए नियम बनाने की कोई जरूरत न थी, वो बिना नियम के काम करता था। लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं। भारत की वो जो विभाजन की व्यवस्था थी आत्मा के चुनाव के लिए, वो बिखर गई। अच्छे भले लोगों ने बिखरा दी। कई दफा भले लोग ऐसे बुरे काम करते हैं जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है, क्योंकि जरूरी नहीं कि भले लोगों की दृष्टि बहुत गहरी ही हो, और जरूरी नहीं कि भले लोगों की समझ बहुत वैज्ञानिक ही हो। भला आदमी भी छिछला हो सकता है। उखड़ गई सारी व्यवस्था। अब नहरें साफ नहीं है, हालत नदियों जैसी हो गई। नहरें भी हैं, खंडर हो गई, उनमें से पानी इधर उधर बह जाता है। अब कोई व्यवस्था साफ नहीं। अब इतने साफ नहीं कही जा सकती ये बात, लेकिन नियम वही है। नियम में अंतर नहीं पड़ता। जो अंतर पड़ा है वो व्यवस्था के जीर्ण जर्जर हो जाने की वजह से। आज भी मौलिक रूप से सिद्धांततः जो व्यक्ति जहां पैदा हुआ हो, बहुत संभावना है 100 में 90 मौके यही हैं कि अपने जीवन की व्यवस्था को वो उन्हीं मार्गों से खोजे तो शीघ्रता से शांति को और विश्राम को उपलब्ध हो सकेगा, अन्यथा बेचैनी में और तकलीफ में पड़ेगा। आज समाज में जो इतनी बेचैनी और तकलीफ है उसके पीछे वर्ण का टूट जाना भी एक कारण।
एक सुनियोजित व्यवस्था थी। चीजें अपने अपने विश्राम से अपने मार्ग को पकड़ लेती थी। अब हर एक को मार्ग खोजना पड़ेगा, निर्णायक बनना पड़ेगा, निर्णित करना पड़ेगा। उस निर्णय में बड़ी बेचैनी, बड़ी प्रतिस्पर्धा, बड़ा कंपटीशन, बड़ी स्पर्धा होगी, बड़ी चिंता और बड़ी बेचैनी पैदा होगी। कुछ भी तय नहीं है, सब तय करना है, और आदमी की जिंदगी करीब करीब तय करने में नष्ट हो जाती। फिर भी कुछ तय नहीं हो पाता, कुछ तय नहीं हो पाता। लेकिन टूट गई व्यवस्था, और मैं समझता हूं कि लौटानी करीब करीब मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भारत ने जो एक छोटा सा प्रयोग किया था वो लोकल था, स्थानिक था, भारत की सीमा के भीतर था। आज सारी सीमाएं टूट गई, आज सारी जमीन इकट्ठी हो गई। जिन कौमों ने कोई प्रयोग नहीं किए थे वर्ण के, वे सारी कौमें आज भारत की कौम और उन सब की दृष्टियां हमारी दृष्टियों के साथ इकट्ठी हो गई। आज सारी दुनिया, गैर वर्ण वाली दुनिया बहुत बड़ी है, और वर्ण का प्रयोग करने वाले लोग बहुत छोटे रह गए। और उन छोटे लोगों में भी जो वर्ण के समर्थक हैं वो ना समझ, और जो वर्ण के विरोधी हैं बड़े समझदार हैं। वर्ण के समर्थक बिल्कुल ना समझ, वो इसलिए समर्थन किए जाते हैं कि उनके शास्त्र में लिखा है। लेकिन समर्थकों के पास भी बहुत वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है, और न उनके पास कोई मनोवैज्ञानिक पहुंच है कि वो समझें कि बात क्या है। वो सिर्फ इसलिए दोहराए चले जाते हैं कि बाप दादों ने कहा था। उनकी अब कोई सुनेगा नहीं। अब कोई चीज इसलिए सही नहीं होगी भविष्य में कि बाप दादों ने कही थी। डर तो यह है कि अगर बाप दादों का बहुत नाम लिया तो चीज सही भी हो तो गलत हो जाएगी। बाप दादों ने कहा था तो जरूर कुछ गलत कहा होगा। आज हालत ऐसी है, और जो आज विरोध में है वर्ण की व्यवस्था के, वो बड़े समझदार हैं। समझदार मतलब ज्ञानी नहीं, समझदार मतलब बड़े तर्कयुक्त हैं। वो हजार तर्क उपस्थित करते हैं। उनके तर्कों का जवाब पुरानी परंपरा के लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। और ऐसे लोग आज ना के बराबर हैं जिनके पास आधुनिक तर्क की चिंता न हो और पुरानी अंतर्दृष्टि हो। ऐसे लोग ना के बराबर हैं, इसलिए कठिनाई में पड़ गई है बात। अगर मेरा बस चले तो मैं चाहूंगा कि वो जीर्ण जर्जर व्यवस्था फिर से सुस्थापित हो जाए। उदाहरण के लिए एक दो बात आपसे कहूं कि कई दफे कैसी कठिनाई होती। आज से 50 साल पहले सारे यूरोप और अमेरिका ने बाल विवाह की व्यवस्था तोड़ी। हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तान के जो समझदार थे, और हिंदुस्तान के समझदार 100 साल से पिछलग्गू समझदार है, उनके पास कोई अपनी प्रतिभा नहीं। जो पश्चिम में होता है वो उसकी दुहाई यहां देने लगते हैं। लेकिन पश्चिम में जो होता है, पश्चिम के लोग तर्क का पूरा इंतजाम करते हैं। इन्होंने भी दुहाई दी कि बाल विवाह बुरा है, फिर हमने भी बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाए, व्यवस्था तोड़ी। अब अगर आज कोई बाल विवाह करता भी होगा तो अपराधी। लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि विगत 15 वर्षों अमेरिका के 100 बड़े मनोवैज्ञानिकों के एक आयोग ने रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में कहा है कि अगर अमेरिका को पागल होने से बचाना है तो बाल विवाह पर वापस लौट जाना चाहिए। अभी हिंदुस्तान के समझदारों को अभी पता नहीं चला, इनको पता भी 50 साल बाद चलता है। क्यों लौट जाना चाहिए बाल विवाह पर? 50 साल में ही अनुभव विपरीत हुए। सोचा था कुछ और, हुआ कुछ और। पहला अनुभव तो यह हुआ कि बाल विवाह ही थिर हो सकता है। 24 साल के बाद किए गए विवाह थिर नहीं हो सकते, क्योंकि 24 साल की उम्र तक दोनों ही व्यक्ति, स्त्री और पुरुष, इतने सुनिश्चित हो जाते हैं कि फिर उन दो के बीच तालमेल नहीं हो सकता। वे दोनों अपने अपने ढंग में इतने ठहर जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं कि फिर समझौता नहीं हो सकता। इसलिए पश्चिम में तलाक बढ़ते चले गए। आज अमेरिका में 45% तलाक, करीब करीब आधे तलाक। जितनी शादी होती है हर साल, उससे आधी शादी हर साल टूटती भी है।
ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। बाल विवाह एक बहुत मनोवैज्ञानिक तथ्य था। तथ्य ये था कि छोटे बच्चे झुक सकते हैं, लोच है उनमें। एक युवक और एक युवती जब पक गए तब उनमें झुकना असंभव हो जाता। तब वो लड़ ही सकते हैं, झुक नहीं सकते, टूट सकते, झुक नहीं सकते। इसलिए आज पश्चिम में पुरुष और स्त्री दुश्मन की भांति खड़े, पति और पत्नी एक तरह का युद्ध, एक तरह की लड़ाई। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने किताब लिखी है, इंटीमेट वार, आंतरिक युद्ध, प्रेमपूर्ण युद्ध, ऐसा कुछ अर्थ करें। प्रेमपूर्ण युद्ध यानी विवाह। इंटीमेट वार जो है विवाह के ऊपर किताब है कि दो आदमी प्रेम का बहाना करके साथ साथ लड़ते हैं 24 घंटे। इसका कारण कुल इतना है, कोई बेटा अपनी मां को बदलने का कभी नहीं सोचता कि दूसरी मां मिल जाती तो अच्छा। कोई बेटा अपने बाप को बदलने का नहीं सोचता कि दूसरा बाप मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। कोई भाई अपनी बहन को बदलने का नहीं सोचता कि दूसरी बहन मिल जाती तो अच्छा होता। क्यों? क्या दूसरी बहनें अच्छी नहीं मिल सकती? क्या दूसरे बाप अच्छे नहीं मिल सकते? क्या दूसरी मां के अच्छे होने में कोई असुविधा है इतनी बड़ी पृथ्वी पर? नहीं, ये ख्याल नहीं आता, क्योंकि इतने बचपन में जबकि मन बहुत नाजुक और कोमल होता है, बच्चा मां से राजी हो जाता है। बाल विवाह के पीछे एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी कि जिस तरह मां से बच्चा राजी हो जाता है, उसी तरह वो पत्नी से भी राजी हो जाता है। फिर वो सोचते नहीं कि दूसरी पत्नी भी हो। जैसे मां दूसरी नहीं हो ऐसा नहीं सोचता, पिता दूसरा हो ऐसा नहीं सोचता, ऐसे ही पत्नी भी उसके साथ साथ इतनी निकटता से बड़ी होती है कि स्वभावतः दूसरी पत्नी हो या दूसरा पति हो ये ख्याल ही नहीं उठता। लेकिन 24 साल या 25 साल की 30 साल की उम्र में शादी होगी तो ये बात बिल्कुल असंभव है कि ख्याल ना उठे। जिसमें ना उठे वो आदमी बीमार होगा, उसका दिमाग खराब होगा। 30 साल की उम्र तक जिस युवक ने 1000 स्त्रियों को देखा, पहचाना, 1000 बार सोचा कि इससे शादी करूं कि उससे करूं कि इससे करूं कि उससे करूं, 30 साल के बाद शादी की, फिर कलह और उपद्रव शुरू हुआ। उसे ख्याल नहीं आएगा कि पड़ोस की स्त्री से शादी हो जाती तो ज्यादा बेहतर होता। मैंने सुना है एक पत्नी अपने पति को सुबह विदा करते वक्त दफ्तर कह रही है कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है, सामने देखो, सामने की पोर्च में देखो। पति ने उस तरफ आंख उठाकर देखा। पत्नी ने कहा, देखते हैं। पति अपनी पत्नी से विदा ले रहा है तो कितना गले लग के चुंबन दे रहा है। ऐसा तुम कभी नहीं करते। उसके पति ने कहा, मेरी उस औरत से कोई पहचान ही नहीं है। ऐसा करने का तो मेरा भी मन होता है, उस औरत से मेरी कोई पहचान ही नहीं। ये अमेरिका में मजाक घट सकती है, कल भारत में भी घटेगी, लेकिन भारत ऐसा पहले कभी सोच नहीं सकता था, इसको मजाक भी नहीं सोच सकता था। ये सिर्फ बेहूदगी मालूम पड़ती, ये मजाक भी नहीं मालूम पड़ सकती थी। इसके कारण बहुत साइकोलॉजिकल थे, बहुत गहरे थे। फिर एक और ध्यान देने की बात है कि बाल विवाह का मतलब है दो बच्चों में सेक्स का तो ख्याल नहीं उठता। सेक्स का कोई सवाल नहीं होता, काम वासना का कोई सवाल नहीं होता। दो छोटे बच्चों की शादी कर दी तो उनके बीच कोई काम वासना नहीं होती। काम वासना आने के पहले उनके बीच मैत्री बन जाती। लेकिन जब दो बच्चे नहीं होते, जवान होते हैं, उनकी हम शादी करते हैं, मैत्री नहीं बनती, पहले काम वासना आती। और जब काम वासना पहले आएगी तो संबंध बहुत जल्दी विकृत और घृणित हो जाएंगे। उनमें कोई गहराई नहीं होगी, छिछले होंगे।
और जब काम वासना चुक जाएगी तो संबंध टूटने के करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि और तो कोई संबंध नहीं है। जिन दो बच्चों ने काम वासना के जगने के पहले मित्रता स्थापित कर ली, कल काम वासना भी विदा हो जाएगी तो भी मित्रता बचेगी। लेकिन जिन दो जवानों ने काम वासना के बाद मित्रता स्थापित की, उनकी मित्रता स्थापित होती नहीं। मित्रता सिर्फ काम वासना का बहाना होती है। जब कल काम वासना क्षीण हो जाएगी तो मित्रता भी टूट जाएगी। आज अमेरिका में किन्से जैसा मनोवैज्ञानिक कहता है कि बाल विवाह पर वापस लौट जाना चाहिए, अन्यथा पूरा समाज रोगग्रस्त हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं 50 साल बाद दुनिया के मनोवैज्ञानिक कहेंगे कि वर्ण व्यवस्था पर वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन 50 साल बाद कहेंगे वो। और हिंदुस्तान के विचारक तो 100 साल बाद जब वो कह चुकेंगे, तब इनकी बुद्धि में थोड़ा सा हलन चलन होगा। वर्ण व्यवस्था बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है। आप जान के हैरान होंगे, अगर आज के भी मनोविज्ञान के सारे तथ्य आपके ख्याल में आ जाएं तो बहुत हैरान होंगे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 3 वर्ष की उम्र में बच्चा अपनी जिंदगी का 50% ज्ञान सीख चुका होता है। 50%। 3 वर्ष की उम्र का बच्चा 50% बातें सीख चुका जिंदगी की। अब बाकी जिंदगी में 70 साल में 50% ही सीखेगा। और ये भी मजे की बात है कि ये जो 50% 3 साल की उम्र में सीखा गया है, ये फाउंडेशनल, ये बुनियाद, इसको अब कभी नहीं बदला जा सकता। बाद में जो सीखेगा वो इसके ऊपर बनाया हुआ भवन है जो बदला जा सकता है, जिससे बदला जा सकता है, वो बुनियाद नहीं है। और अगर इसकी बुनियाद बदली तो ये बच्चा विक्षिप्त हो जाएगा। इसलिए अगर वर्ण की व्यवस्था ये कहती है कि शूद्र के घर में पैदा हुआ बच्चा अपने ही परिवार की व्यवस्था, अपने ही जीवन के ढंग से, अपने जीवन की नियति को पाने के प्रयास में लगे, ब्राह्मण का बच्चा अपने ही नियति से, अपनी व्यवस्था से, अपनी खोज में लगे, तो बहुत मनोवैज्ञानिक है ये बात। क्योंकि 3 साल की उम्र में आधा ज्ञान पूरा हो जाता है और 13-14 साल की उम्र तक सारा ज्ञान करीब करीब पूरा हो जाता है। ये जान के आप चकित होंगे, पिछले महायुद्ध में अमेरिका में मिलिट्री में भर्ती होने वाले स्नातकों, ग्रेजुएट्स की मानसिक परीक्षाएं ली गई, तो जो औसत उम्र मिली ग्रेजुएट्स की वो 13.5 साल मानसिक उम्र। फौज में भर्ती होने वाले यूनिवर्सिटी से निकले हुए स्नातकों की मानसिक उम्र इतनी निकली जितनी 13.5 साल के बच्चे की होती। उनकी उम्र किसी की 22 होगी, किसी की 24, किसी की 20 शारीरिक उम्र, लेकिन मानसिक उम्र 13.5 वर्ष निकली। तब तो सारी दुनिया के मनोवैज्ञानिक चिंतित हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सारे दुनिया की मानसिक उम्र निकालें तो 10 साल, 9-10 साल से ज्यादा नहीं निकलेगी। इसका यह मतलब हुआ कि 13-14 साल की उम्र तक आदमी का मन करीब करीब पक्का और मजबूत हो जाता है। अगर इस मन के विपरीत कुछ मार्ग उसने चुना तो उसकी जिंदगी फ्रस्ट्रेशन और विषाद का मार्ग होगी। लेकिन कठिनाई क्या है? कठिनाई इसमें नहीं थी। शूद्र होने में कठिनाई नहीं है, ब्राह्मण होने में कठिनाई नहीं। कठिनाई पैदा हुई जिस दिन हमने समझा ब्राह्मण ऊपर है और शूद्र नीचे है। उस दिन शूद्र के मन में भी वासना जगी कि मैं ऊपर जाऊं। उस दिन ब्राह्मण के मन में भी डर जगा कि मुझे कोई नीचे ना उतार दे। तब चीजें स्वस्थ न रह गई, सब बीमार हो गया। अगर वर्ण की व्यवस्था कभी लौटेगी, और मुझे लगता है मनुष्य की जाति को अगर स्वस्थ होना हो तो लौटेगी, अगर कभी लौटेगी तो ऊपर नीचे की तरह नहीं लौटेगी। 4 सीढ़ियों पे 4 आदमी खड़े हो जाते हैं, एक ऊपर की सीढ़ी पर, एक नीचे की सीढ़ी पर, 2 बीच की सीढ़ियों पर। ऐसी सीढ़ी दर सीढ़ी वर्ण की व्यवस्था नहीं लौटेगी। कृष्ण के मन में भी वैसी व्यवस्था नहीं, किसी समझदार के मन में वैसी व्यवस्था नहीं रही। 4 आदमी एक ही जमीन पर खड़े हैं, एक समतल भूमि पर, ऐसी व्यवस्था लौटेगी। वर्ण समतल भूमि पर खड़े हो सके
तो लौट सकते हैं। और तब प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जिंदगी जहां बड़ी हुई, जैसी बड़ी हुई, उसी मार्ग से खोज लेना, शांति की दृष्टि से, आनंद की दृष्टि से, संतोष की दृष्टि से, अंततः चेतना की उपलब्धि की दृष्टि से उपयोगी है। और अगर वो यहाँ वहाँ जाता है, ये प्रश्न करीब करीब ऐसा है, अगर हम टेक्नोलॉजिकली तकनीकी ढंग से समझें तो ये ऐसा है कि कोई हमसे पूछे कि एक डॉक्टर अगर वकालत करना चाहे तो हर्ज तो नहीं है कोई? एब्सर्ड। क्योंकि अगर उसने डॉक्टर होने की शिक्षा ली है और जिंदगी के कीमती समय को डॉक्टर होने में गंवाया, तो अब वकालत करने वो जाएगा तो उपद्रव ही होने वाला है। कोई अदालत उसको आज्ञा न देगी कि आप वकालत करें। अदालत कहेगी कि फिर वकील होने की ट्रेनिंग लें फिर से, तब लौटे। और तब भी कठिनाई होगी, क्योंकि जो भी ट्रेनिंग हमने ले ली उसको अनट्रेन नहीं किया जा सकता। जो भी हमने जान लिया उसको भुलाया नहीं जा सकता। वर्ण की व्यवस्था एक बहुत तकनीकी व्यवस्था थी। उसमें शूद्र के जीवन का अपना ढंग है, अपनी व्यवस्था है। ब्राह्मण के जीवन का अपना ढंग, अपनी व्यवस्था है। क्षत्रिय के जीवन का अपना ढंग, अपनी व्यवस्था है। वो सारी की सारी व्यवस्था एक प्रशिक्षण है। वो बचपन से घर में मिल रहा है। बच्चा बड़ा हो रहा है, प्रशिक्षण मिल रहा है। बच्चा बड़ा हो रहा है बाप के साथ, माँ के साथ, भाइयों के साथ, और प्रशिक्षण जारी। उसकी ट्रेनिंग हो रही, उसके खून, हड्डी, मांस, मज्जा में चीजें डाली जा रही, पहुंच रही। जब वो जवान होता है तब वो निर्मित हो चुका है। अब उचित है कि जो उसके भीतर निर्मित हो उस दिशा से ही खोजे। कठिनाई तो तब है जब उस दिशा से पाया ना जा सके। पाया जा सकता है। कोई ब्राह्मण ऐसे किसी सत्य को नहीं पा लिया है जो शूद्र रह के न पा सकता हो। कोई शूद्र ऐसी किसी शांति को नहीं पा लिया है जो कि ब्राह्मण होकर ना पा सकता हो। कोई क्षत्रिय कोई ऐसी चीज को नहीं पा लिया है जो कि शूद्र रह के न पा सकता हो। न पा सकता हो तब सवाल उठता है। लेकिन जहां तक आत्मिक अनुभव का संबंध है, जहां तक परमात्मा के द्वार की खोज की बात है, वहां तक कहीं से भी उसे पाया जा सकता है। और अपने ही कर्म में और अपने ही गुण के अनुसार बरतते हुए सरलता से पाया जा सकता है। अन्यथा चीजें अकारण ही जटिल हो जाती। आपका दूसरा हिस्सा रह गया जिसमें आप ये कहना चाहते थे कि आज के युग में शूद्र के घर में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण आज के समय क्या कर रहे हैं? व्यवस्था विकृत हुई, चीजें अस्त व्यस्त हो गई हैं। आज शूद्र के घर में उत्पन्न हुआ बेटा पहली तो बात मुझसे पूछने नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। हमारे उत्तरों पर निर्भर नहीं रहेगा। शूद्र का बेटा है ये मानने को ही राजी नहीं है। पहली बात, इनकार कर चुका है। उसने ब्राह्मण होने की कोशिश शुरू कर दी, ब्राह्मण ने वैश्य होने की कोशिश शुरू कर दी, वैश्य ने कुछ और होने की कोशिश शुरू कर दी। सब किसी और कोशिश में लगे। वो सब कोशिश में लगे हैं कुछ और होने की। पूरा समाज जो जहां खड़ा है वहां खड़े होने को राजी नहीं है, कहीं और जाने के लिए आतुर है। एक विक्षिप्तता है समाज में आज तो कोई भी जहां है वहां रहने को राजी नहीं है, दौड़ ही रहा है। उस दौड़ के दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। मैं उन ब्राह्मणों के पक्ष में नहीं हूं जो इसलिए भयभीत हैं कि अगर शूद्र ब्राह्मण हो जाएं, अगर शूद्र भी ज्ञानवान हो जाएं तो उनकी कोई बपौती छिन जाएगी। उनके पक्ष में नहीं हूं। जिन ब्राह्मणों को ऐसा डर है कि उनकी बपौती छिन जाएगी, उनके पास कोई बपौती ही नहीं।
जिन ब्राह्मणों को ये डर है कि कोई और जान लेगा तो उनका कुछ छिन जाएगा, उन्होंने कुछ जाना ही नहीं। ब्रह्म किसी की बपौती नहीं, ज्ञान और सत्य किसी की बपौती नहीं। ब्राह्मण को भयभीत होने की जरूरत नहीं, भयभीत इसीलिए है कि वो ब्राह्मण नहीं। शूद्र को भी भयभीत होकर कुछ और होने की जरूरत नहीं है, जरूरत इसलिए पड़ गई कि वो भी नहीं समझ पा रहा कि शूद्र होने का क्या अर्थ है। शूद्र शब्द ही निंदा का हो गया है, ब्राह्मण शब्द ही पूजा का हो गया है। जब ऐसी विकृति हो गई है तो शूद्र रोके नहीं जा सकते, वो तो दौड़ेंगे और ब्राह्मणों की पंक्ति में सम्मिलित होंगे, दौड़ेंगे, वैश्य बनेंगे, दौड़ेंगे, क्षत्रिय बनेंगे। और ये सारी की सारी दौड़ पूरे समाज को एक मिश्रित ढंग दे देगी, जैसा कि सारी दुनिया में है। सिर्फ भारत में एक अमिश्रित व्यवस्था थी जहां चीजें बटी थी, पैरेलल, समानांतर, और हमने एक गहरा प्रयोग किया था। मैं तो अपनी तरफ से यही सुझाव दूंगा कि शूद्र शूद्र होने के गुण और कर्म की अर्थ को समझे, वो बहुत मीनिंगफुल है। और अगर उसे ऐसा लगे कि नहीं, उसकी जीवन की नियति वो नहीं, लेकिन ध्यान रहे उसे ऐसा लगे भीतर से कि उसकी नियति ये नहीं है, तो उसे जो लगे नियति वो उस तरफ जाए, लेकिन दूसरे की स्पर्धा में ना जाए। इसलिए ब्राह्मण न होना चाहे कि ब्राह्मण बहुत मजे लूट रहे हैं इसलिए मैं ब्राह्मण हो जाऊं, तब वो अपने गुण कर्म का विचार नहीं कर रहा। कोई ब्राह्मण इसलिए शूद्र ना हो जाए कि शूद्र आज बड़ी प्रेफरेंस पा रहे हैं, उनको प्रिविलेज्ड क्लास है इस वक्त शूद्रों की। इस वक्त शूद्र जो है, जैसे कभी ब्राह्मण प्रिविलेज्ड थे, ऐसे आज शूद्र हैं। आज मुझे पता है भली भांति कि न मालूम कितनी यूनिवर्सिटीज में, न मालूम कितने कॉलेजों स्कूलों में, न मालूम कितने लड़कों ने अपने को शूद्र गनाया हुआ है जो कि शूद्र नहीं है, क्योंकि शूद्र को स्कॉलरशिप भी है, शूद्र को नौकरी में भी स्थान नियत है। आज नहीं कल ब्राह्मण भी शूद्र होने को आतुर हो सकता है, क्योंकि शूद्र किस लिए आतुर है ब्राह्मण होने को? क्योंकि ब्राह्मण कल तक प्रिविलेज्ड क्लास थी, महत्वपूर्ण थी, उस ब्राह्मण होना ही पर्याप्त था। कल शूद्र होना भी महत्वपूर्ण हो सकता है, और जैसी हालत चल रही उसमें हो जाएगा। और जो शूद्र के घर में पैदा नहीं होगा वो भगवान को कोसेगा कि एकदम गलती बात की, शूद्र के घर में पैदा करते तो इलेक्शन में भी सुनिश्चित सीट थी। जगजीवन राम से पूछिए, शूद्र होना गुण है, और कोई भी गुण ना हो तो शूद्र होना भी गुण है। अब जैसा कभी ब्राह्मण होना गुण था, तो मैं तो कहूंगा जरा जल्दी मत करो शूद्रों से ब्राह्मण होने की, ब्राह्मण शूद्र हो जाएंगे। जगजीवन राम कौन ना होना चाहेगा? जगजीवन राम में वैसे कोई भी गुण ना हो, लेकिन शूद्र होना बड़ा गुण है। ये जो आज की जो विकृत स्थिति है, इसमें कोई मेरी सलाह से नहीं रुकने वाला है, लेकिन मेरी अपनी समझ यही है। आज तो दौड़ शुरू हो गई है, बीमारी चल चुकी है, रोकना करीब करीब असंभव है। लेकिन जो मुझे ठीक लगता है वही मुझे कहना चाहिए। मुझे तो ठीक यही लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण कर्म को ठीक से जांच पड़ताल कर ले, फिर आगे बढ़े। अभी पश्चिम के मनोवैज्ञानिक सलीवान या पल्स या और दूसरे मनोवैज्ञानिक इस सुझाव पर खड़े हैं कि प्रत्येक स्कूल में एक एक मनोवैज्ञानिक होना चाहिए अनिवार्य रूप से, प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक बच्चे का गुणधर्म ना समझा जा सके तब तक तय नहीं करना चाहिए कि उसे क्या शिक्षा दी जाए। बाप तय नहीं करे, क्योंकि बाप को क्या पता कि बच्चे का गुणधर्म क्या है। ये बच्चा गणितज्ञ बन सकता है कि संगीतज्ञ, ये बाप कैसे तय करेगा?
रुझान से कि बाप को संगीत अच्छा लगता है इसलिए तय कर ले कि मेरा लड़का संगीतज्ञ हो जाए, लेकिन लड़के में गुणधर्म है या नहीं। या बाप तय कर ले कि लड़का इंजीनियर हो जाए क्योंकि इंजीनियर की बाजार में कीमत है, मार्केट वैल्यू है, तो फिर लड़का, लेकिन लड़का इंजीनियर होने का गुणधर्म लिए है या नहीं। पश्चिम का मनोवैज्ञानिक कह रहा है कि आज जगत में जो इतना संताप है उसका कुल कारण यह है कि कोई भी अपनी जगह पे नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसलिए वो कहते हैं एक एक मनोवैज्ञानिक बिठा दो हर प्राइमरी स्कूल में, जो 4 साल बच्चों का निरीक्षण करके लिखे कि ये बच्चा क्या हो सकता है, इसका झुकाव क्या है, इसका एप्टीट्यूड क्या है। ये वही बात हो गई। अगर मनोवैज्ञानिक तय कर दे कि एप्टीट्यूड क्या है और वो कह दे कि ये बच्चे को शूद्र होना है, इसको मजदूर होना चाहिए, फिर क्या हुआ? फिर वापस वर्ण लौटा। हमने जन्म से तय किया था, अब जन्म से तय ना हुआ। जन्म से तय करना परमात्मा के हाथों में छोड़ना था, प्राइमरी स्कूल में एक मनोवैज्ञानिक के हाथ में छोड़ना है, जो कि परमात्मा जैसे कुशल हाथ नहीं हो सकते। कम से कम मनोवैज्ञानिक के हाथ, मनोवैज्ञानिक खुद आधे पागल है। इनके हाथ में तय करवाना है कि बच्चा क्या बने, शूद्र की, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य क्या बने, कहां जाए, इसकी जीवन यात्रा क्या हो, एक मनोवैज्ञानिक तय करे। हमने जो सोचा था वो ज्यादा गहरा था। हमने सोचा था कि ये जीवन की व्यवस्था, आत्मा का अपना झुकाव और परमात्मा के नियमों के अनुसार जन्म के साथ ही क्यों न तय हो जाए। आत्मा क्यों ना अपने ही चुनाव से उस घर में पैदा हो जाए जहां उसका एप्टीट्यूड हो, जहां उसका झुकाव हो। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि हिंदुस्तान में शूद्रों को हुए कोई 10,000 वर्ष होते हैं। 10,000 वर्षों में शूद्रों ने कोई बगावत नहीं की, कोई विद्रोह नहीं किया। अगर शूद्र अपने भाग्य से बहुत नाखुश थे तो बगावत हो जानी चाहिए थी, लेकिन वे नाखुश नहीं थे। उनका एप्टीट्यूड मेल खा रहा था, वे नाखुश नहीं थे, असंतुष्ट नहीं थे। इधर 200 वर्षों में अंग्रेजी व्यवस्था के बाद नाखुश होने शुरू हुए। पहली बार एक ऐसी समाज व्यवस्था सत्ता में आई इस मुल्क में जिसको वर्ण की आंतरिक धारणा का कोई भी पता नहीं था। उसने चीजों को तोड़ना शुरू किया, उसने वर्णों और वर्गों को लड़ाना शुरू किया। उसने हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, इतना ही नहीं, उसने शूद्र को ब्राह्मण से लड़ाया। उसने सारा अस्त व्यस्त कर दिया। उसने भारत की बहुत गहरी जड़ें जो हजारों सालों में हमने आरोपित की थी सब हिला डाली। आज तो सब अव्यवस्थित है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि व्यक्ति अपने गुणधर्म को ही सोचे, जन्म की बहुत फिक्र ना भी करे तो भी बहुत आंतरिक सोच समझ, इंट्रोस्पेक्शन से सोचे कि मैं क्या हो सकता हूं। और अगर उसे लगता हो कि वो ब्राह्मण हो सकता है तो ब्राह्मण की यात्रा पर निकल जाए। अगर उसे लगे कि वो शूद्र हो सकता है तो शूद्र की यात्रा पर निकल जाए। नहीं तो मनोवैज्ञानिक से पूछे, मगर राजनीतिज्ञ से ना पूछे। अभी वो राजनीतिज्ञ से पूछ रहा है। अंधे अंधों को मार्गदर्शन दें तो जो हो सकता है वो हो रहा है।